आज के टाइम में कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन के लिए जाता है तो सबसे पहले उसके मन में एक ही सवाल आता है कि एनईपी क्या है। तो आज एनईपी की स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं जो कि एनजीबीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर मीता मैम हैं। एनईपी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की हेड एंड कोऑर्डिनेटर भी हैं। सो वेलकम मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि मैं भूगोल विभाग में नेहरू ग्राम भारती मानद विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड हूँ और मुझे यहाँ पर NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की संयोजिका के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके तहत मैं पूरी यूनिवर्सिटी में, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैं NEP से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको मैं देखती हूँ और बच्चों को भी NEP से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है मैं उनको देखने का काम करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं। सो मैम, आज का हमारा जो पॉडकास्ट का टॉपिक है कि NEP क्या है। एंड बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि और कुछ तो जानते भी नहीं कि NEP क्या है। तो प्लीज़ सबसे पहले अवेयर कीजिए कि NEP हमारे लिए क्या है। NEP जैसा कि शॉर्ट फॉर्म है NEP 2020, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। 2020 में ये लॉन्च हुई है, 29 जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो पॉलिसी है, हमारी जो प्रीवियस पॉलिसीज़ थी 1968 और 1986 की, इनसे इनका इस पॉलिसी का उद्देश्य काफ़ी अलग है और जो स्टूडेंट सेंट्रिक ज़्यादा है। ओके, तो बेसिकली देखिए NEP तो अभी 2020s में आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट को इससे बहुत प्रॉफिट भी हो रहे हैं। तो बट इसका जो लाने का NEP 2020 को लाने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है गवर्नमेंट का? NEP का जो मोटो है, अगर आप देखेंगे तो NEP मोटो है एजुकेट, इनकरेज एंड एनलाइटन। जी जी। तो आपको बच्चों को जो है वो एजुकेट भी करना है, उनको इनकरेज करना है, उनको उत्साहित करना है चीज़ों के लिए, और इनलाइटन करना है। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या जो ये कहेंगे प्रायोरिटी है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। और इसको पूरा करने के लिए ये कई ऑब्जेक्टिव्स के तहत काम कर रहा है NEP 2020। और ये पॉलिसी या ये योजना जो है वो सर्वांगीण विकास के साथ साथ इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशी भी है, जो कि हर स्तर से आने वाले बच्चों को या किसी भी वर्ग से आने वाले बच्चों को पढ़ाई में या उनके एजुकेशन में कोई बाधा नहीं डालती है। जो पुरानी शिक्षा नीति थी और अब जो नई निकाली गई है जो NEP 2020 के थ्रू, तो इसमें और इसमें क्या बदलाव है, क्या अलग है NEP पुरानी शिक्षा नीति से जो अब की शिक्षा नीति, क्या डिफरेंस है? पुरानी शिक्षा नीति जो हमारी थी, जो 1968 की थी, वो उस पॉलिसी ने कंपलसरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जोर दिया था जी। और उसमें भी जो है बच्चों के जो बेसिक एजुकेशन है उस पर जोर था। और 1986 में जो पॉलिसी आई वो थोड़ी वेलफेयर ओरिएंटेड थी और वहाँ से वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी थी एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन जब 2020 में ये जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इसमें हम लोगों का फोकस जो है वही होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुविषयक जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो है इसमें। और इसमें साथ साथ जो है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ओके, जो अभी मैम ये 5+3+3+4 का जो ये ढांचा है, ये क्या है? 5+3+3+4 का जो ढांचा है जी। वो हमारे नई न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसके स्ट्रक्चर को बताती है। तो 5+3+3+4 का मतलब है यहाँ पे 5 साल जो है वो आपको फाउंडेशनल है, उसके बाद प्रिपरेटरी है और उसके बाद मिडिल स्टेज है और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी स्टेज है जी। तो ये जो 4 साल लास्ट है वो सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें कि 9, 10th, 11th, 12th तक का है। और इसके बाद बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन में
जा रहा है। और अभी ये जो 10+2 को बदलने का ये जो सिस्टम रहा है, उसके पीछे क्या सोच रही है सरकार की? उसके पीछे सोच यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और बच्चों को अपनी आयु के अनुसार और अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार जो है वो उस क्लास में या उस स्तर पर वो रहे, बच्चों पर अधिक प्रेशर न हो। क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 5+3+3+4 में अगर हम जाते हैं तो जो फाउंडेशन पीरियड है जो 5 वर्ष का है, हाँ जी। वो वर्ष ऐसा बताता है कि जिसमें कि बच्चे प्री स्कूल में हैं, प्रिपरेटरी के पहले हैं, फाउंडेशन उनका एक आधार बनता है जिसमें कि प्ले स्कूल की ज़्यादा भूमिका है। एनईपी के जो मुख्य उद्देश्य रहे हैं और एनईपी की जो मेन हाइलाइट्स है वो क्या है? उद्देश्य तो मैंने आपको पहले ही बताया ही है। जी जी। जो एनईपी के मुख्य हाइलाइट्स हैं या जो मुख्य बिंदु हैं उनमें सबसे पहला आता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमें 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। जी। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है? तो सकल नामांकन अनुपात है, यानी कि किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन में जितने बच्चे हैं उस स्तर में जितने बच्चे होने चाहिए उससे अगर हम 100 को गुणा करते हैं तो हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मिलता है और इसे हमें 50% तक ले करके आना है। ये सबसे पहला मुख्य बिंदु है। दूसरा जो है होलिस्टिक एजुकेशन है ही, और हमें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन को समावेशी बनाना है जी। और समानता लानी है एजुकेशन में, ताकि सभी वर्ग के लोग जो हैं वो एजुकेशन पा सकें। और इसके साथ साथ ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुविषयी है। जी जी। और मल्टी डिसिप्लिनरी होने के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स इसमें लचीलापन है। जी जी। तो इन सब पर हम बाद में भी इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो मैं अभी मुख्य उद्देश्य या मुख्य बिंदु आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसके साथ साथ जो है इसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सभी को जो है समाहित किया गया है। तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं एनईपी 2020 के। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन पर इतना बच्चों को जोर क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रेजेंट डेमोग्राफी है, हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसमें हम देखें तो 65% जो जनसंख्या है वो 35 साल से कम उम्र के हैं। और आगे आने वाले सालों में ये एक अच्छी वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसे हम जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जानते हैं, या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारे देश के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होने जा रहा है। और इसीलिए अभी की जो शिक्षा नीति है इस पर हम वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट की ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो बच्चे हैं जो कि आगे जाकर के एक वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो वो उनको अगर हम ट्रेन कर दें, उनको हम अगर हम सक्षम बना दें, उनको हम टेक्नोलॉजी का सहारा दे दें, उनको हम रिसर्च का सहारा दें, तो इससे उनके लिए आगे के लिए उद्यमिता या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एम्प्लॉयबिलिटी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। बेसिकली एनईपी 2020 के अनुसार जो हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक अप्रोच किया जा रहा है, तो इसका स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? जो एनईपी 2020 है ये इसमें करिकुलम की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, या ये कहें कि इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात भी की गई है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी में आप जैसा कि आप देखते होंगे या पहले आपने देखा होगा कि बच्चे पहले एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करते थे और उसी स्ट्रीम को लेकर के वो आगे बढ़ते थे। लेकिन आज अगर आप एनईपी 2020 के अंतर्गत आते हैं तो बच्चों को एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें कि किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को बच्चा चुन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा अगर फिज़िक्स या केमिस्ट्री ले रहा है तो वो हिंदी नहीं पढ़ सकता या भूगोल नहीं पढ़ सकता। तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, करिकुलम को या फिर अपने स्ट्रीम को चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है ना। उसको चूज़ करने की फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम ऑफ चॉइस इसमें पूरी तरह से है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है वो एनईपी में मेंटेन किया गया है क्रेडिट ट्रांसफ़र की मदद से। अच्छा। बेसिकली मैम जैसे ये एनईपी
NEP 2020 के अनुसार स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस के थ्रू जो लर्निंग कराई जा रही है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स की लाइफ में? और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट या इंटर्नशिप हम इसमें अगर हम शामिल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जो है वो उद्यमिता की ओर या एम्प्लॉयबिलिटी की ओर ले जाने की कोशिश में है। जी, आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हमारे भारत में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अभी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे अगर हम कहें तो ये कहते हैं कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इनके प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ विदेश में भी और भारत में भी। जैसे कौरसेरा है और स्वयं है, NPTEL है, दीक्षा है। तो ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से कि बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज को कर सकते हैं और वहाँ से जो क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। मॉक कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए, राइट? जी 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 जी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म्स जो बहुत ही बच्चों के लिए ट्रस्टेड भी हो और वहाँ से वो स्किल के बिहाफ पे सर्टिफिकेट भी ले पाएँ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है मैम? ये हमारा जो स्वयं है या NPTEL है, जो हमारी खुद यूनिवर्सिटी जो है NGBTU, ये इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारे बच्चों को प्रेरित कर रही है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और वहाँ से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करें और वहाँ से भी क्रेडिट्स वो अर्न कर सकते हैं। जैसा कि UGC का जो मैंडेट है उसमें ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन में 30 to 40% टोटल क्रेडिट्स का किसी भी ऑनलाइन कोर्स से वो अर्न कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो हमारे पास 160 क्रेडिट अगर हमारा है तो उनमें से 30% या 40% क्रेडिट्स जो है वो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी जो है स्वयं और NPTEL से प्रेरित करे बच्चों को कोर्स करने के लिए। ओके, बेसिकली ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। बेसिकली मैम, बहुत सारे बच्चों को एक ही क्वेश्चन रहता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, नहीं भी जानते कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का जो ये सिस्टम है ये क्या विकल्प है। एंड इससे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तो उससे इसे कैसे क्रेडिट मिलेगा? मतलब बीच में अगर पढ़ा फिर छोड़ दिया तो कैसा क्रेडिट उसे मिलेगा बीच में? मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट आपको जैसा कि शब्द बता रहा है कि आप कभी भी किसी भी ईयर में, किसी भी वर्ष में आप एंट्री कर सकते हैं किसी कोर्स में और एग्जिट भी कर सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है लैटरल एंट्री का। नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय में जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है और अन्य जगहों पर भी सेम चीज़ लागू है, वो है कि फर्स्ट ईयर के बाद हम एग्जिट ले सकते हैं और जिसमें कि बच्चा जो है 40 क्रेडिट्स को अर्जित कर लेता है और जब वो एग्जिट कर रहा है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और जब वो सेकेंड ईयर पे एग्जिट कर रहा है तो वो डिप्लोमा की डिग्री उसको मिलेगी और थर्ड ईयर में एग्जिट करने पर बैचलर की डिग्री है और फोर्थ ईयर यानी कि पूरा जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड UG प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करके वो हो जाता है तो आपको बैचलर रिसर्च ऑनर्स मतलब वो डिग्री आपको मिल जाएगी, ऑनर्स मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। और लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि जिस लेवल पर भी वो एग्जिट कर रहे हैं वहाँ पर उनको 4 क्रेडिट का एक इंटर्नशिप जो है वो करके ही एग्जिट करना है। तो जब भी वो एग्जिट करेंगे उनका ऑटोमेटिकली जहाँ से वो एग्जिट करते हैं उतना क्रेडिट्स उनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर जो लैटरल एंट्री के थ्रू जो बच्चा हमारे पास आएगा या आ रहा है तो उसमें भी उनके जो क्रेडिट्स जो उन्होंने पहले की संस्थान में लिए हैं या अर्जित किए हैं वो भी ऑटोमेटिकली सीमलेसली हमारे यहाँ आराम से जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। ऑनर्स के बाद ज़रूरी है मास्टर्स करना? ज़रूरी ये तो चॉइस पर है
है ना, इट्स योर चॉइस। अगर आप यूजी के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं कि नहीं, तो इसीलिए तो एनईपी आपको फ्लेक्सिबल है कि आप कब एंट्री करना चाहते हैं और कब एग्जिट करना चाहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कंटिन्यूस लर्निंग को बनाए रखें हम जी। जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है या फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें एनईपी में, ये इसलिए है कि हम कंटिन्यूस लर्निंग को बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में है, चाहे वो उस स्थान पर है जहाँ पर वो पहले पढ़ रहा है या वो दूसरे स्थान पर चला गया, या उसके साथ कोई ऐसी अवस्था है जिससे कि वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वो एक गैप ले सकता है। और गैप के बाद यदि वो फिर से उसको शुरू करना चाहता है, अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जैसा कि पहले होता था कि पढ़ाई अगर बीच में रोक दी गई तो वो रुक गई, उसको अगर कंटिन्यू करना है तो वो फिर से शुरुआत करता था। जी जी बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और हाँ, इट्स अ ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट जो एनईपी का बहुत एक अच्छी चीज़ है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को लाना हमारे बच्चों के लिए। ये सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा है, beneficial क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो शादीशुदा हैं, कामकाजी हैं, जिनको पढ़ना है आगे, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉलिसी है। बहुत अच्छी बात है मैम। बेसिकली अभी एनईपी के थ्रू ही एबीसी आया हुआ है, जिससे क्या होता है कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जितने भी हैं, उनके लिए ये लॉकर, डिजिटल लॉकर छात्रों के करियर में कैसे मदद कर रहा है या कैसे मदद करेगा आने वाले टाइम में। एबीसी क्या है, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। एबीसी इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये क्रेडिट्स जो बच्चे अर्जित कर रहे हैं किसी भी संस्था में, उसका एक बैंक के रूप में काम करता है। तो जो भी बच्चा, जैसे कि पिछले आपने पूछा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में, तो उसी को थोड़ा सा इजी करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही एबीसी का जो है प्रावधान रखा गया है। ये सुविधा है बच्चों के लिए कि किसी भी संस्था से वो अगर अपनी एजुकेशन ले रहा है तो वहाँ से जितने भी क्रेडिट वो अर्जित कर रहा है वो एबीसी में आसानी से जमा हो जाते हैं और फिर उनका ट्रांसफ़र भी इजीली हो जाता है यदि वो संस्था बदल रहा है तो। ओके, अच्छा। और इसमें मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो शुरुआत हुई है एनईपी के थ्रू, जिसमें 5+3+3+4 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अब जो है वो बच्चों का अपार आईडी एक बन जाता है, जिसमें कि बच्चे 5 years, 3 years, 3 years और 4 years में जितने भी क्रेडिट्स वो अर्न करते हैं वो उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, और वही क्रेडिट्स फिर आगे बढ़ के जब हम हायर एजुकेशन में आ रहे हैं तो वहाँ से वो क्रेडिट्स ऐड ऑन होते जाते हैं। तो हायर एजुकेशन में हमारे पास 160 क्रेडिट आ जाता है। बेसिकली मैम अभी एनईपी 2020 आने के बाद बहुत सारे टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा कि बच्चों को समझाने का, तो टीचर्स को भी तो ट्रेनिंग दिलाई गई होगी, इसकी प्लानिंग कराई गई होगी कि ऐसे समझाना है बच्चों को, ये चीज़ें करनी। तो जो नई नीति में शिक्षकों के टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या प्लानिंग है? टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है जो इनकी क्वालिटी पर ध्यान देती है, टीचिंग क्वालिटी पर ध्यान है, उनके प्रमोशंस पर ध्यान देती है। और साथ ही साथ मालवीय मिशन टीचर्स एजुकेशन है जो कि लगातार टीचर्स को मोटिवेट कर रही है कि वो एफडीपीज करे, वो अलग अलग टीचिंग इनोवेशन में, रिसर्च में, रिसर्च मेथडोलॉजी आदि जैसे कोर्सेज में वो लगातार ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें और इसका लाभ जो है अपने बच्चों को, अपने छात्रों को दे सकें। रूरल एरियाज़ में डिजिटल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को लागू करने में कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है आज सरकार को? मैं यहाँ ये आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश में एक डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं दोनों में ही डिजिटल सुविधाएं जो है वो सेम स्तर पर यूज़ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगी कि ग्रामीण इलाकों में आपको देखने को मिलेगा कि नेटवर्क की समस्या रहती है। दूसरा, लोगों के पास जो है वो एक
अप्रोप्रिएट या ये कहें कि बहुत ही उपयुक्त डिजिटल गैजेट नहीं डिजिटल होता है। गैजेट की हाँ, इन सब कमी। चीज़ों की कमी जी। रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल साक्षरता की कमी है। यूज़ नहीं करना हाँ, आता यूज़ है। नहीं करना आता है। जी। तो इन सब चीज़ों को भी सरकार देख रही है और इस पर लगातार काम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान डिजिटल जो है। साक्षरता अभियान जी। बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसमें लगातार वो ग्रामीण लोगों को जो है वो डिजिटली साक्षर कर रही है। और उनकी मदद के लिए ग्रामीण इलाकों में हमारे पास जो है वो कम्युनिटी सेंटर्स भी है, कम्युनिटी जी, सर्विस जी। सेंटर्स भी है, जहाँ पर लोग जो है लगातार आकर के डिजिटल साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं इस जी, क्षेत्र में जी। भी। जिसे भी सीखने का अगर जज़्बा है, हाँ। करना चाहता है, तो बिल्कुल इसके थ्रू सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। और नेटवर्किंग पर भी लगातार काम हो रहा है। तो आने वाले वर्षों में ये जो डिजिटल साक्षरता की प्रॉब्लम है या जो ये डिजिटल डिवाइड है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी। खैर, क्या भारत आने वाले टाइम में एक विकसित भारत की ओर बढ़ सकता है, या मतलब क्या भारत आने वाले टाइम में विकसित भारत बनने के लिए नीति से रेडी है? जी बिल्कुल। 2047 तक हमारा भारत जो है वो विकसित भारत कहलाएगा और इसकी ओर वो लगातार अग्रसर हो रहा है। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये भी इसी के उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। प्लानिंग पर वर्क चल जी, रहे हैं अभी जी, भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब ये अभी बीएड की बात करें, बच्चे टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, तो 2030 तक 4 ईयर बीएड की डिग्री जो है, क्या वो एकदम 4 ईयर की लेनी अनिवार्य हो जाएगी? जी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि जो बच्चे 3 साल पर एग्जिट कर जाते हैं, जी, जी। जैसे कि आपने मल्टीपल एंट्री हाँ एग्जिट की जी। बात हम जब कर रहे थे, तो जो बच्चे 3 साल पर एग्जिट कर जाते हैं वो बच्चे 3 इयर्स का बीएड कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे 4 इयर्स में एग्जिट करेंगे तो वो 2 साल का बीएड कर सकते हैं। और जैसे उसी हिसाब से जो है 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड का, वो भी उसी तरह से लागू हो जाएगा जैसे कि अभी हमारे पास 4 ईयर यूजी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और 4 ईयर यूजी में +1 ईयर कर देंगे तो हमारे पास 5 ईयर यूजी और पीजी का प्रोग्राम भी लागू हो जाएगा। अच्छा, रट्टा मारने का ये जो प्रॉब्लम रहा है भारत में, बच्चे समझने से ज़्यादा रट्टा मारने पे फोकस ज़्यादा करते हैं, तो ये रट्टा मारने का जो ये रोट लर्निंग है, ये जो परंपरा चली आ रही है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, एनईपी के अंतर्गत जो रोट लर्निंग है उसको हटाने का एक कदम जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट है। जब हम कंटिन्यूअस असेसमेंट करते हैं तो उसमें जो असेसमेंट की पद्धति है, इवैल्यूएट करने की जो पद्धति है बच्चों को, वो पहले की अपेक्षा अब काफ़ी बदल चुकी है, जिसमें कि बच्चों को हम कंटिन्यूअसली असेस करते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स पर भी ध्यान देते हैं और उनके असेसमेंट के लिए जो प्रश्नावली है या जो क्वेश्चन करने की जो प्रणाली है वो भी अब बदल चुकी है। उनको वो जोर दे रहे हैं कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर कितनी है, उनकी किसी चीज़ को इवैल्यूएट करने की पावर कितनी है ना। और वो किसी अपनी जो एजुकेशन है या जो भी विषय वो पढ़ रहे हैं उसको वो समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, फील्ड पर जाकर के वो उस चीज़ को समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जब समावेश कर ली गई है एनईपी में, तो वो डेफिनेटली रोट लर्निंग को हटाएगी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ओपन बुक टेस्ट हैं, या फिर हम जब बच्चों को सेमिनार के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती है कि बच्चों को हम रोट लर्निंग से हटा सकें। क्या इसी नीति में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर जोर दिया जा रहा है? जी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव लर्निंग पर बिल्कुल जोर है। जो इसके लिए हम लोग जो लघु शोध है या फील्ड ट्रिप्स है हमारी यूनिवर्सिटी में, ये सब हम लोग लागू कर चुके हैं और कंटिन्यूस असेसमेंट के ज़रिए हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और क्रिएटिव हो सके। क्या मैम आपकी नज़र में कोई ऐसा मतलब नीति क्या आपकी नज़र में इस नीति का सबसे बड़ा
क्या आपकी नज़र में इस नीति का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव क्या है? क्या हो सकता है? क्या हुआ है अभी तक? क्रांतिकारी बदलाव तो यही है कि हमारा जो देश है 2047 तक एक विकसित भारत कहलाएगा, और हमारी जनसंख्या जो आगे जाकर के वर्किंग पॉपुलेशन में तब्दील होने वाली, उन सब के पास एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी। यही मुख्य समस्या है, एम्प्लॉयमेंट हमारी मुख्य समस्या है। गरीबी जी, जो है बेरोजगारी, वो भी मुख्य गरीबी। समस्या है। एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट एक मुख्य समस्या है। तो इन सारी चीज़ों में निश्चय ही बदलाव आएगा और हमारा देश जो है एक नई दिशा की ओर जा रहा है। एनईपी के अंतर्गत जैसा मैंने बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी तो है ही, जी। प्लस जो होलिस्टिक अप्रोच है वो कैसे आ रहा है, इसमें मैं इस पर जोर देना चाहूँगी। जी। एनईपी में कुछ एड ऑन कॉम्पोनेंट्स हैं। हमारा जो करिकुलम है, राइट। हम लोग कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के साथ बच्चों को कुछ एड ऑन कॉम्पोनेंट्स देते हैं, और वो ऑलरेडी सभी जगह लागू है। जैसे कि वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, जी, जी। है ना, जिसमें कि हम बच्चों की एबिलिटी पर, उनकी योग्यता को बढ़ाने पर काम करते हैं। फिर है आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, जो कि बच्चों की कौशल विकास पर ध्यान दे रहा है ना। उनको पर्टिकुलर किसी एक स्किल पर ट्रेन किया जाता है, जिससे कि आगे जाकर के उससे संबंधित उनको रोज़गार मिले। और तीसरा है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया जी। और चौथा है हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा जिसके ज़रिए बच्चे जो है हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उससे वो जुड़े रहते हैं, और वो ये जान सकते हैं कि हम किस प्रकार से जो हमारा इतिहास रहा है या जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में आज के जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हम सॉल्व करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आप ये कहें कि एड ऑन कंपोनेंट्स हैं, जो कि एनईपी को एक होलिस्टिक अप्रोच देता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ये बहुत ही लाभदायक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। बेसिकली आपकी नज़र में अभी तक एनईपी ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी बदलाव किया है? तो क्रांतिकारी बदलाव के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हर छोटा बदलाव होता है एक बहुत बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो आगे आने वाले समय में हमने जो ये एनईपी के छोटे-छोटे बदलाव जो छोटे-छोटे बदलाव हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, आगे लेकर चलेंगे, और आप देखेंगे कि हम एक बहुत बड़े बदलाव को हासिल कर लेंगे। ज़रूर मैम। बेसिकली ये आज के जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, एंड साथ ही साथ मुझे बहुत सारे आज नॉलेज भी मिले हैं, और साथ ही साथ मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहे होंगे आज क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। आज के इस बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पॉडकास्ट के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यहीं पे हम पॉडकास्ट का एंडिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें छूट भी गई होंगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप दोबारा अगर हमारी इस विषय पर बात होगी तो मैं कुछ छूटी हुई चीज़ों को भी पूरा कर सकूँ। ज़रूर मैम, चलिए धन्यवाद।